नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा सब्जेक्ट हिंदी को। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण विचार हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ण होता क्या है। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। वर्ण, तो इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो भाषा में उच्चारित अविभाज्य ध्वनि, भाषा में उच्चारित अविभाज्य ध्वनि जैसे अ, इ, क, य, य, फ आदि। तो वर्ण की हम बात करें तो भाषा में उच्चारित अविभाज्य ध्वनि। दोस्तों, यदि मैं ध्वनि की बात करूं तो ये भी ध्वनि है, फैन चलता है वो भी ध्वनि है, परंतु नहीं, भाषा में उच्चारित अविभाज्य ध्वनि वह ध्वनि जो भाषा में उच्चारित होती है और अविभाजित होती है, उसका उससे अधिक और छोटा रूप नहीं हो सकता, उसको हम वर्ण कहेंगे। जैसे अ, ई, क, य आदि। यदि यहाँ मैं बात करूं क, तो ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह इसे और हम विभाजित कर सकते हैं। किस रूप में? क प्लस ए। तो यह क वर्ण नहीं है, यह क वर्ण है। तो दोबारा देखते हैं, भाषा में उच्चारित अविभाज्य ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। भाषा में ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप, उसे ही वर्ण कहते हैं। आदि को वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी और एक विशेषता होती है वर्ण की। वर्ण ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है। वर्ण ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है। इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि भाषा में उच्चारित अविभाज्य ध्वनि जैसे अ, ई, क, ज, य, फ आदि को वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है, छोटे से छोटा रूप होता है, इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे यदि हम वर्णों के रूप की बात करें, वर्णों के प्रकार की बात करें, तो वर्ण को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। वर्णों को मैं देखो विभाजित कर रहा हूं यहाँ पे। वर्ण का जो हम पहला रूप देखेंगे वो होता है स्वर। हम स्वर के रूप में वर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। यदि दूसरा हम रूप देखेंगे तो वह होता है व्यंजन। हम व्यंजन के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं, स्वर व व्यंजन। विशेष और तीसरा रूप जिसके बारे में लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता है वह है अनुस्वार, जिसका चिन्ह यह होता है, और विसर्ग जिसका चिन्ह यह होता है। तो दोस्तों, वर्ण की यदि हम बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन को ही ज्यादातर मानते हैं, लेकिन नहीं, अनुस्वार व विसर्ग भी वर्ण के ही भाग हैं। तो वर्णों को हमने 3 भागों में बांटा है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो उतार सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने अभी वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया था, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार व विसर्ग। तो इसके सबसे
पहले भाग की हम बात करें तो वह है स्वर। तो दोस्तों स्वर की हम यदि स्वर की हम विशेषता देखें या इसकी परिभाषा देखें तो सबसे पहली इसकी विशेषता है बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण। यदि हम स्वर की पहली विशेषता देखते हैं तो बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण, और यदि इसकी दूसरी विशेषता देखें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित। तो आइए दोस्तों इन दोनों विशेषताओं को हम समझते हैं। स्वर बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण। यदि मैं स्वर की बात करूं तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आती, हम स्वर का लगातार उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जैसे व्यंजन के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे यह क है, वह बिना ए के नहीं बोला जा सकता, क्योंकि क प्लस ए से ही यह क है जो पूर्ण होता है। यदि मैं बात करूं व्यंजन की तो इसमें अन्य वर्ण की सहायता होती है। जैसे क क क क क क, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं बीच में ए आ रहा है। तो स्वर की विशेषता है बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण। इसका हम बिना किसी बाधा के लगातार उच्चारण कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित। जैसे ए को किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है उच्चारण के लिए, या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित हो जाते हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसका जो दूसरा मैंने भाग लिया था वो था व्यंजन। तो व्यंजन की विशेषता देखते हैं गाइस। व्यंजन तो व्यंजन की यदि मैं पहली विशेषता देखूं तो इसकी जो पहली विशेषता है कि मुख में कहीं न कहीं मुख में कहीं न कहीं बाधा के उपस्थित होने और फिर बाधा के हटने से उच्चरित। व्यंजन की यदि मैं पहली विशेषता की बात करूं तो मुख में कहीं ना कहीं बाधा के उपस्थित होने और फिर बाधा के हटने से उच्चरित। देखो कैसे, पहले हम क व्यंजन की बात करें तो क ख ग, तो गले में हम एक बाधा उत्पन्न करते हैं और उस बाधा को छोड़ते हैं तो हमारा जो व्यंजन है वह उच्चरित होता है। आगे हम बात करें तो प फ ब, तो देखो गाइस मेरे होठों से एक बाधा आ रही है और उस बाधा के हटने से जो व्यंजन है हमारा उच्चरित हो रहा है। तो ये इसकी पहली विशेषता है कि मुख में कहीं ना कहीं बाधा के उपस्थित होने और फिर उस बाधा के हटने से ये उच्चरित होते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता आपको मैंने पहले बताई ही थी कि ये स्वर की सहायता से उच्चरित। तो गाइस इसकी दूसरी विशेषता ये होती है कि स्वर की सहायता से उच्चरित। इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हमारा क वर्ण होता है उसको उच्चरित करने के लिए हमें उसमें अ अवश्य बोलना पड़ता है, तभी है जो ये बोला जाता है। तो व्यंजन है जो स्वर की सहायता से ही उच्चरित होते हैं। ये देख लिया गाइस हमने। यदि आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वह है इसका तीसरा भाग, जिसको मैंने विसर्ग या अनुस्वार के रूप में बांटा था। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं विसर्ग, जिसका चिन्ह यह होता है, विसर्ग व अनुस्वार। तो सबसे पहले हमने स्वर की विशेषता देखी, फिर व्यंजन की विशेषता देखी। अब विसर्ग व अनुस्वार को समझते हैं कि यह कैसे वर्ण है और किस प्रकार से वर्ण है। तो सबसे पहली है जो इसकी विशेषता हो वो है अयोगवाह। अयोगवाह से क्या आशय है दोस्तों इसका? अयोग, यह किसी से योग नहीं रखता है, का भाव है स्वर व व्यंजन से योग या संबंध नहीं। इसकी जो पहली विशेषता है वह अयोगवाह है, का भाव है ना ही यह स्वर की तरह उच्चरित होते हैं ना ही व्यंजन की तरह, यह उससे अलग उच्चरित होते हैं, अलग विशेषता और अलग भाव रखते हैं, तो अयोगवाह है ये। यदि मैं इसकी दूसरी विशेषता की बात करूं तो इनका जो आगमन होता है वो हमेशा स्वर के बाद ही होता है, तो स्वर के बाद आगमन। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों? स्वर के बाद आगमन। तो इसको हम और डीप से देखते हैं। देखो क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ हंस, तो इसका यदि मैं खंडन करूं तो आप देखोगे है प्लस ए प्लस अनुस्वार प्लस से प्लस ए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो अनुस्वार हमारा आ रहा है वह स्वर के बाद ही आ रहा है, तो इसकी ये दूसरी विशेषता होती है कि स्वर के बाद ही इनका आगमन होता है। तीसरी विशेषता जो कि आपको पता चली कि मैंने शुरू में बता दी, स्वर व व्यंजन से भिन्न। न ही ये स्वर की विशेषता रखते हैं, न ही व्यंजन की। ये स्वर और व्यंजन दोनों से ही भिन्न है, तो इसकी ये तीन विशेषता याद रखनी है। इसके बाद यदि बात करें तो इनके शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं, तो इनका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। आप नोट डाल के अलग से ये बात लिख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं अनुस्वार की। तो ये अनुस्वार अपना शाब्दिक अर्थ किस प्रकार से रखता है? तो देखो दोस्तों, अनुस्वार जो बना है वो अनु प्लस स्वार से बना है। स्वार से यहाँ भाव है स्वर से, और अनु का अर्थ है बाद में। कहने का अर्थ है अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है जो स्वर के बाद आते हैं, स्वर के बाद जिनका आगमन होता है वह अनुस्वार है। यदि हम बात करें विसर्ग की, जिसका कि चिन्ह ये होता है, तो दोस्तों ये बना है वी प्लस सर्ग। सर्ग से यहाँ भाव है सृष्टि, सृष्टि से, सृष्टि यानी रचना, और वी का अर्थ है यहाँ पे विशेष। तो देखो दोस्तों, विसर्ग का शाब्दिक अर्थ है वी प्लस सर्ग यानी विशेष रचना, जो न ही स्वर की तरह है न ही व्यंजन की तरह है, जो अपनी एक विशेष या अलग पहचान रखता है, वह है विसर्ग। यदि आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हो गाइस। हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने वर्ण को जाना, भाषा की अविभाज्य ध्वनि जिसका और अधिक खंडन नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने वर्ण के तीन प्रकारों की विशेषता देखी। स्वर जो बिना किसी बाधा के सतत उच्चरित होते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से। और फिर हमने बात की व्यंजन की, मुख में बाधा के हटने से उच्चरित होते हैं और स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। फिर हमने बात की विसर्ग या अनुस्वार की, जो कि न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। इन दोनों से ये अयोगवाह है, संबंध नहीं रखते हैं, अपनी एक अलग विशेषता और अलग पहचान रखते हैं। तो आगे है जो हम बात करते हैं हिंदी स्वर।
तो दोस्तों हिंदी स्वर की बात करें तो वो कुल 11 हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी स्वर कौन कौन से हैं। पहला है ए, दूसरा है आ, जो तीसरा हमारा है वो अंग्रेजी से ग्रहित स्वर है जिसका उच्चारण है औ, ई, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो दोस्तों हिंदी में यदि हम स्वर की बात करें तो हिंदी में कुल 11 स्वर है जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहला है ए, दूसरा है आ, और तीसरा है औ, और ई, इ, उ, उ, ए, आई, ओ, औ। तो कुल 11 स्वर हैं। यहाँ आप लोग सोच रहे हो कि री है जो हमने नहीं लिया है, तो देखते हैं गाइस कि री है जो हिंदी में स्वर क्यों नहीं है। तो यहाँ हम नोट डाल के ये बात लिख सकते हैं कि री है जो हिंदी में स्वर क्यों नहीं है। यदि मैं बात करूं री या संस्कृत के इस री की, तो यह है जो संस्कृत में प्रयुक्त स्वर है। ये हिंदी में स्वर नहीं रहे। तो ये हिंदी में स्वर क्यों नहीं रहे, इस पे हम चर्चा करते हैं। जो री का उच्चारण था पहले वो री हुआ करता था, क्योंकि हमने स्वर की विशेषता यह देखी थी कि ये बिना किसी बाधा के सतत उच्चरित होते हैं। तो री 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 हम इसको लगातार नहीं बोल सकते, तो ये स्वर की विशेषता हो चुका है। लेकिन जो री का सही उच्चारण था वो था री री री, जो कि अब उच्चारण में नहीं है, इसलिए ये हिंदी में स्वर नहीं रहा। इसको स्वर से हटा दिया गया है क्योंकि इसका सही उच्चारण नहीं रहा। इस री की यदि मैं बात करूं तो इस री को हमने इस रूप में बोलना शुरू कर दिया है, न कि री के रूप में बोलते हैं। हम इसको री के रूप में बोलते हैं, इसलिए इसको हिंदी में स्वर नहीं माना जाता। संस्कृत में और प्राचीन काल में इसको स्वर माना जाता था क्योंकि इसका उच्चारण तब री हुआ करता था, जो कि हम सतत उच्चरित इसको कर सकते हैं। तो ये एक विशेष बात है दोस्तों कि संस्कृत में री स्वर है, परंतु हिंदी में स्वर ये जो री है वो स्वर नहीं रहा, क्योंकि जो री का उच्चारण है वह री, क्योंकि अभी मैंने बात की थी, रे प्लस ई के रूप में कर दिया है। और जो रे है वो वर्तमान में, या कह सकते हैं कि रे व्यंजन की तरह उच्चरित, अतः स्वर नहीं, इसीलिए हम री को स्वर नहीं मानते हैं। तो देखो हम दोबारा से बात करें कि री स्वर क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसका जो सही उच्चारण है वो वर्तमान में नहीं होता। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी हमने हिंदी के 11 स्वरों की बात की थी। अब इन 11 स्वरों का हिंदी में आगे और वर्गीकरण किया गया है हमारे बोलने और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो आइए हम उनको देखते हैं आगे किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों
हिंदी स्वरों के वर्गीकरण की बात करूं तो इसको विशेषतः दो आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले देखें तो प्रयत्न के आधार पर, तो पहला जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो प्रयत्न के आधार पर किया गया है। और यदि मैं दूसरा आधार देखूं तो वह रहेगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर। तो आगे हम देखते हैं कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण दो चीजों के आधार पर किया गया है, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ये देखो दोनों, ये चीजें क्या है, तो प्रयत्न के आधार पर कहने का अर्थ है कि बोलते समय हम किस प्रकार से प्रयत्न करते हैं, इनको बोलने का हमारा प्रयत्न क्या रहता है, हमारी स्थिति क्या रहती है, वो है पहला आधार। और दूसरा आधार है उच्चारण स्थान के आधार। कहने का अर्थ है कि मुख में जो हमारी जीवा है वो इन वर्णों को उच्चारित करते समय अपनी स्थिति कौन सी रखती है, वो है दूसरा आधार। तो हम पहला आधार लेते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो जैसे कि मैंने पहले बात की थी प्रयत्न के आधार पर कि बोलते समय हम किस प्रकार से प्रयत्न करते हैं इनको, तो उस आधार पर वर्णों को वर्गीकरण किया गया है। तो प्रयत्न के आधार पर इन वर्गी सॉरी इन वर्णों को चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले भाग की यदि मैं बात करूं प्रयत्न के आधार पर, तो जो पहला जो इसका वर्गीकरण का आधार रहेगा वह रहेगा स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, प्रयत्न के आधार पर। तो स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, तो देखो हिंदी स्वरों को बांटा गया है स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, यानी किस वर्ण को बोलने में किस तरह से समय लग रहा है उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो यदि इसकी बात करूं तो इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। जो पहले जो स्वर आएगा वह आएगा दीर्घ स्वर, और जो दूसरे की बात करूं तो वो है होगा ह्रस्व स्वर। तो दोबारा से देखते हैं दोस्तों, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण दो आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहला हम लेते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, तो इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। तो सबसे पहले मैं बात करूं दीर्घ स्वर की, तो इसकी क्या विशेषता है, कौन से स्वर है जो दीर्घ स्वर कहलाएंगे, तो इसकी विशेषता है दीर्घ स्वर अधिक समय में उच्चरित। तो देखो दोस्तों, जिन स्वर को बोलने में समय थोड़ा अधिक लगता है वह दीर्घ स्वर होंगे। तो इसके यदि हम मैं उदाहरण की बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे, आ, ओ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इन स्वरों को उच्चारित करने में समय थोड़ा अधिक लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। और ये कुल 8 है। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे ह्रस्व स्वर कौन से होंगे जिनको बोलने में कम समय लगता है। तो आप लोग उतारना चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पीछे अभी हमने दो भागों में बांटा था। जो पहला जो था वो है था दीर्घ स्वर
उसकी हमने बात कर ही ली थी। अब जो दूसरा है वह है ह्रस्व स्वर। तो देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर की विशेषता यही रहेगी, उसके विपरीत कम समय में उच्चरित। और यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो 8 हमारे वो दीर्घ स्वर में है, तो इसमें 3 रह जाएंगे, ए, ई, सॉरी छोटा ऊ होगा, ऊ। तो ये 3 ह्रस्व स्वर, वह 8 दीर्घ स्वर के रूप में होंगे और यह 3 ह्रस्व स्वर के रूप में होंगे। आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग या दूसरे रूप की, तो वह है मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर। जो दूसरा इसका वर्गीकरण किया गया है प्रयत्न के आधार पर, वह है कि मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर। कहने का भाव यह है कि उन स्वरों को उच्चरित करते समय मुख में हमारे जीवा की स्थिति कैसी होती है। तो इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्यस्वर, और जो तीसरा है वह है पश्चस्वर। मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। तो इसको मैं आगे डिफाइन करता हूं दोस्तों, आप नोट करना चाहें तो एक बार नोट कर सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। इस आधार पर हम स्वरों का जो वर्गीकरण है वह करेंगे हमारी जीवा की स्थिति के आधार पर। तो ये आप लोगों ने भी बढ़ाना सीखना है, इसके आधार पर आसानी से हो जाता है। यहाँ हम लिखेंगे ई, ई, यहाँ ऊ, ऊ, और आगे हम यहाँ लिखेंगे ए, और यहाँ पे होगा ओ, यहाँ होगा आई, और यहाँ होगा औ, यहाँ ए, और यहाँ आ, और यहाँ औ। तो देखिए दोस्तों, हमने पीछे बात की थी मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर। तो कहने का अर्थ है कि अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर, यदि इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में जीवा, जो जीव है वह आगे की ओर जाती है, तो वह है अग्रस्वर। जैसे आप उच्चरित या फिर इनका उच्चारण करेंगे ई, ई, ए, आई, तो आप महसूस करेंगे कि आपके मुख में जो जीवा है वह आगे की ओर खिसकेगी, आगे की ओर थोड़ी खींची जाएगी। और यदि मैं बात करूं मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में आता है यह केवल ए। आप यदि इसका उच्चारण करेंगे ए, तो मुख में जो हमारी जीवा है वह मध्य स्थिति में रहती है, बिल्कुल बीच में स्थिर रहती है ए। और यदि मैं बात करूं पश्च स्वर की, तो मुख में हमारी जो जीवा है वो इन स्वरों का उच्चारण करते समय पीछे की ओर जाएगी, थोड़ी पीछे की ओर खिसकेगी। यदि आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप थोड़ा महसूस करेंगे, जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ, ओ, सॉरी औ और आ। तो इसमें है जो जीवा है हमारी पीछे की ओर खिसकती है, इसलिए ये है पश्च स्वर। तो दोस्तों दोबारा से देखते हैं अग्र स्वर कौन से होंगे जिसमें
हमारी जो जीवा है वह आगे की ओर जाएगी, वह होंगे अग्रस्वर। जीवा है जो मध्य में रहेगी वह होगा मध्य स्वर। और इन स्वरों को उच्चारण करते समय जीवा है जो थोड़ी पीछे की ओर खींची जाएगी, तो यह हो गए पश्च स्वर। तो इसका हम सही रूप से लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अग्र स्वर की, तो इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे वह लिख लेते हैं। अभी हमने बात की थी, जैसे कि अग्र स्वर में देखें तो सबसे पहले आएगा ई, ई, ए और आई। और यदि मैं दूसरे भाग की बात करूं मध्य स्वर, तो इसमें केवल एक ही वर्ण है, वह अ है। और तीसरे भाग की बात करें तो पश्च स्वर, इसमें आप आ, औ, ऊ, ऊ, ओ और औ। तो इस तरह से यह है हमारे तीनों मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर जो हमने तीन भाग बांटे थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, उनका मैंने आपको विवरण दे दिया है। तो देख सकते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो तीसरा जो इसका भाग है वह है मुखाकृति के आधार पर। जैसे कि हमने कहा था कि प्रयत्न के आधार पर इनको चार भागों में बांटा गया था। दो भागों का हमने विवरण है जो कर लिया है। अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मुखाकृति के आधार पर। कहने का अर्थ है कि इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो आकृति होती है वह कैसी होती है, तो इसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो इसका मैं वर्गीकरण यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया था वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको सीख लें, क्योंकि इससे आपके मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर दोनों चीजें ही आपकी एक साथ क्लियर हो जाएगी। तो वह डायग्राम दोबारा से बनाते हैं और मुखाकृति के आधार पर इन वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले यहाँ लिखा था कि यहाँ है जो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यहाँ ए, यहाँ आई, यहाँ ए, यहाँ औ, यहाँ ओ, यहाँ औ और यहाँ आ। तो मुखाकृति के आधार पर देखें तो इसको चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो स्वर होगा, वर्ण होगा, वह होगा समृद्ध। देखो समृद्ध का अर्थ है बंद। तो यह जो हमारे हिंदी स्वर होंगे वह समृद्ध स्वर कहलाएंगे। और जो दूसरा जो होगा वह होगा अर्धसमृद्ध। तीसरा होगा वह होगा अर्धविवृत। और अंतिम या लास्ट इसको कह सकते हैं, यह होगा विवृत। तो दोस्तों इसको अच्छे से देखते हैं। मुखाकृति के आधार पर कहने का अर्थ है इन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति है वो कैसी होती है, उसके आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया। सबसे पहले बात करें तो वह है समृद्ध। तो समृद्ध का अर्थ होता है बंद। कहने का अर्थ है कि इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वह बंद की स्थिति में होता है। जैसे ई, ई, ऊ, ऊ। तो मुख आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा बिल्कुल बंद है। फिर अगर हम आगे बात करें अर्ध समृद्ध, यह है समृद्ध जिसमें मुख है जो बंद होता है। आगे है अर्ध समृद्ध यानी आधा बंद। जैसे दोस्तों ई, ई, ए में थोड़ा खुलेगा, ऊ,
ऊ बिल्कुल बंद है, ऊ ऊ ओ, तो यहाँ थोड़ा खुल गया। तो ये है अर्धसमृद्ध, यानी जहां मुंह आधा बंद होता है और आधा खुला होता है तो वह आएगा अर्धसमृद्ध। इसमें दो आएंगे दोस्तों अर्धसमृद्ध में। फिर इसी तरह से है अर्धविवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला। यदि मैं बात करूं विवृत की तो इसका अर्थ होता है खुला। तो समृद्ध यानी बंद, इसमें हमारा मुख है जो बंद रहेगा। अर्ध समृद्ध में आधा खुला होगा और विवृत में देखो पूरा खुलेगा। आ आ आ, तो विवृत में हमारा मुख है जो पूरा खुला है, इसलिए इसको विवृत बोलते हैं, विवृत स्वर कह सकते हैं। तो इसमें पूरा मुख खुलेगा। और यदि मैं बात करूं अर्ध विवृत, अर्ध अर्ध विवृत यानी आधा मुख खुलेगा। तो इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसको हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि ये समृद्ध है, ये अर्ध समृद्ध है और ये विवृत है। तो इसका हम उच्चारण देखते हैं, जैसे कि ऊ ऊ ओ औ और आ। तो यहाँ पूरा खुलता है और इन दोनों में मुख है जो हमारा आधा खुलता है। तो ये है अर्धविवृत। अर्धविवृत में ये तीनों आ जाएंगे और ये जो अंतिम है आपका वो हो जाएगा समृद्ध। तो देखो दोस्तों, मुखाकृति के आधार पर हमने 4 भाग पढ़े थे, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृत। तो इसका भाव मुख के खुलने और बंद होने से है, जिसके चारों भागों को हमने पढ़ लिया है। तो यह डायग्राम आप अच्छे से याद कर ले, इससे आपकी दोनों स्थितियां हैं जो आपको याद हो जाएगी, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर और मुखाकृति के आधार पर भी। तो इसका आप उतारना चाहे तो इसको उतार सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इसके चौथे भाग की बात करूं जो हमारा अंतिम होगा, क्योंकि प्रयत्न के आधार पर हमने स्वरों को 4 भागों में बांटा था, 3 भाग की हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये अंतिम भाग है। तो इसका जो वर्गीकरण का आधार रहेगा वह हमारे होठ रहेंगे। होठ के होठ के गोल होने व गोल न होने के आधार पर जो चौथा और हमारा अंतिम जो वर्गीकरण रहेगा वह हमारे होठ रहेंगे। होठ के गोल होने व गोल न होने के आधार पर। तो ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। सबसे पहला है वृत्तामुखी, जैसे कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, वृत्तामुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जो मुख की स्थिति है वो वृत्त के समान हो जाती है, यानी गोल हो जाती है, तो वह वृत्तामुखी होंगे। तो कौन कौन से हैं दोस्तों वो स्वर? तो सबसे पहले है ऊ ऊ ओ औ और ओ। और जो इसका दूसरा जो आधार रहेगा वह रहेगा अवृत्तामुखी। तो इसमें आएंगे ए, आ, ई, ई, ए, आई। तो दोस्तों हमारे पास हमारा मुख है, उसी से हम इनका वर्गीकरण आराम से कर सकते हैं। अवृत्तामुखी, सॉरी, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की स्थिति गोल हो जाती है वह होंगे वृत्तामुखी। जैसे आप समय उच्चारित करेंगे तो आपको समय हमारे है जो होठों की स्थिति पता चल जाएगी। जैसे मैं यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ इन स्वरों का, तो मेरे जो होठ होंगे वह गोल हो जाएंगे। ऊ ऊ ओ औ ओ। तो इसमें है जो इन स्वरों का उच्चारण करते समय मेरे जो होठ है वह वृत्त आकार के हो गए हैं। और ये अवृत्तामुखी, इसमें जो हमारे होठ है वो वृत्त आकार के नहीं होते। ए, आ, ई, ए,
आई, तो यहाँ हमारे जो होठ की स्थिति है वो वृत्त के समान है नहीं है, इसलिए इसको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमने पीछे चर्चा की थी हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, सबसे पहला हमने लिया था प्रयत्न के आधार पर, जिसके 4 भाग थे, हमने चारों का वर्णन कर लिया है। और दूसरा जो भाग मैंने बताया था वो आपका था उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखते हैं दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर जो दूसरा जो हमारा भाग रहेगा वह है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर यदि मैं बात करूं तो हिंदी के इन स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है जो वह है तालव्य। दूसरे की बात करूं तो वह है कंठ तालव्य। यदि मैं तीसरे भाग की बात करूं तो वह हो जाएगा ओष्ठ्य। और यदि मैं चौथे भाग की बात करूं तो वह हो जाएगा ओष्ठ्य कंठ। ओष्ठ कंठ। तो देखो दोस्तों, ये शायद यहाँ नहीं दिख रहे हैं आपको, तो मैं इनका आगे वर्गीकरण कर दूंगा। सबसे पहले इन दो की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर 5 जो भाग 5 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है तालव्य। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है वह तालु को उपयोग करती है, तालु को छूती है, वह होंगे तालव्य। जैसे आप सव्य उच्चरित करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें 2 वर्ण आएंगे, ई ई। देखो दोस्तों, आप यदि इनका खुद उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारी जो जीवा है वो तालु को स्पर्श करेगी, जैसे ई ई। तो जीवा है जो ऊपर की ओर खींचती है, आगे की ओर खींचती है, इसलिए वो अग्रस्वर तो हो ही जाएंगे, लेकिन ऊपर की ओर तालु की ओर खिसकती है, तालु का सहारा लेती है, इसलिए यह तालव्य है। दूसरा यदि आगे देखें तो कंठ है तालव्य। तो इसमें तालु का तो सहयोग होता ही है, लेकिन कंठ का भी हमारा इसमें विशेष योगदान हो जाता है इसके उच्चारण में। तो इसमें 2 आएंगे, ए आई। देखो दोस्तों, तालु का भी योगदान है और हमारे कंठ का भी योगदान है, ए आई। यदि आप कंठ के ऊपर हाथ रख के इन स्वरों को उच्चारण करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमारे कंठ में जो कंपन होती है वह, इसलिए इसको कंठ तालव्य बोला जाता है, जैसे ए आई। और यदि तालव्य की बात करें तो इसमें ई ई। तो इसमें तालु का विशेष योगदान हो जाता है, इसमें तालु के साथ साथ कंठ का भी योगदान हो जाता है। तो आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने 4 की बात की थी। तो सबसे पहले था तालव्य, जिसमें कि हमारा ई और ई था। दूसरा था कंठ तालव्य, जिसमें कि आप हमारा ए और आई को आप देख सकते हैं। अब हम तीसरे भाग या तीसरे प्रकार की बात करते हैं, तो वह है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य से आप समझ ही रहे हो, होठ। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ का विशेष योगदान होता है वह ओष्ठ्य के वर्गीकरण में आएंगे। तो इसमें 2 हमारे जो स्वर है वह आएंगे, वह है ऊ और ऊ। आप देख सकते हैं कि इनको उच्चरित करते समय होठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं, होठ के गोल होने के आधार पर ये उच्चरित होते हैं, तो इसलिए ये ओष्ठ्य है हमारा ऊ और ऊ।
यदि हम चौथे भाग की बात करें तो वह होगा ओष्ठकंठ। ओष्ठकंठ, तो ओष्ठकंठ में आ जाएंगे आपका दो इसमें भी हैं। तो ये तो ओष्ठे हैं जिसमें सिर्फ हमारे होठों का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें होठ के साथ साथ कंठ का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ओ, 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 ओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे होठ के साथ साथ भी कंठ का विशेष योगदान हो जाता है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि तालव्य में सिर्फ तालु का ही प्रयोग से ई और ई का उच्चारण होता है। फिर इसमें कंठे के योगदान से ए और आई का होता है। इसी प्रकार से ओष्ठ में देखेंगे तो उ और ऊ का उच्चारण होता है, लेकिन इसमें कंठ के सहयोग से हमारे ओ और औ का उच्चारण होता है, इसलिए ये ओष्ठ कंठ है। और यदि मैं इसके पांचवें भाग एक की बात करूं तो वह हो जाएगा कोमल तालव्य। वैसे तो दोस्तों ये कंठे के अंदर ही आता है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से इसका हमें अलग से करना पड़ेगा याद। तो वह है कोमल तालव्य। तो इसमें तीन हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कोमल तालव्य का अर्थ है कि कंठ से नहीं, थोड़ा और इसका नीचे यहाँ से जो इसका उच्चारण होता है वह कोमल तालव्य के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारा ए, आ और ओ। ए, आ और ओ। तो ये तीन जो हमारे स्वर हैं वह कोमल तालव्य के अंदर आएंगे। तो देखो दोस्तों, हमने प्रयत्न के आधार पर हमारे स्वरों का जो वर्गीकरण पढ़ा था 4 प्रकार से, और फिर उच्चारण स्थान के आधार पर कि उच्चारण करते समय हमारे मुख के कौन से भागों का प्रयोग किया जाता है। तो वह 5 भाग है: तालव्य, कंठ तालव्य, ओष्ठ्य और ओष्ठ्य कंठ, कोमल तालव्य। तो इसी के साथ हमने आज वर्ण विचार है जो शुरू किया था, जिसमें वर्ण के हमने 3 भाग पढ़े थे: स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। जिसमें हमने स्वरों का जो वर्गीकरण था वो हमने पूरा कर लिया है, और हम आगे या कल व्यंजन की बात करेंगे। धन्यवाद।